नमस्कार दोस्तों, मैं पवन मिश्रा आपका घटनाचक्र पूर्वावलोकन की जो एक इंटरेस्टिंग सीरीज़ है उसमें स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे थे और वर्ल्ड ज्योग्राफी में आज का जो हमारा टॉपिक है वो वोल्केनो से संबंधित है। दोस्तों, अगर हम बेसिक्स की बात करें तो वोल्केनो क्या होता है, हमें पता है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बताती है कि अर्थ का जो भी पूरा अर्थ है वो डिफरेंट प्लेट से मिलके बना हुआ है और वो जो प्लेटें हैं वो एक दूसरे से कन्वर्ज करती हैं, डाइवर्ज करती हैं और एक दूसरे से पास से होकर गुजरती हैं। तो कभी भी जब दो प्लेट जो है एक दूसरे के से दूर जाती हैं और बीच में कभी क्रैक्स होता है तो अर्थ का जो हमारा लिथोस्फीयर का जो अर्थ के लिथोस्फीयर के नीचे जो हमारा मेंटल का निचली पार्ट होता है उसमें मैग्मा होता है। वही मैग्मा बाहर निकल का है जब, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्केनिक एक्टिविटी कहते हैं। तो जब भी कभी भी वॉल्केनो इमर्ज होता है तो उससे कई टाइप की गैसेज इमर्ज होती हैं। तो गैसेज इमर्जिंग फ्रॉम वॉल्केनो क्या क्या होती हैं, मेनली वाटर का वेपर होता है, ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है। उसके बाद सल्फ़र डाइऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है, CO2 होता है, हाइड्रोजन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, हीलियम होता है। ये डिफरेंट टाइप की गैसेज जो है वॉल्केनो के इरप्शन से निकलती हैं। दोस्तों, वॉल्केनो जो है वो एक इग्नियस रॉक होता है, मैग्मा से बनता है, तो इसमें कोई भी ऑर्गेनिक कंटेंट नहीं होता है, जिसके कारण वॉल्केनिक इरप्शन में कभी भी N2O या NO जैसे गैस कभी नहीं निकलते हैं। उसके बाद इंडिया में लूनार लेक जो है महाराष्ट्र का, वो एक क्रेटर लेक है दोस्तों। क्रेटर दोस्तों, वॉल्केनो जब इरप्ट होता है तो उसका मुंह जब चौड़ा हो जाता है तो क्रेटर जो है वो एक वॉल्केनिक एक्टिविटी से बना हुआ लैंडफॉर्म होता है। तो लूनार लेक जो है एक क्रेटर लेक है इंडिया का। उसके बाद दोस्तों, वॉल्केनो जो है कई टाइप के होते हैं, जैसे कुछ वॉल्केनो को एक्टिव वॉल्केनो कहा जाता है, कुछ वॉल्केनो को डॉर्मेंट वॉल्केनो कहा जाता है और जो कुछ वॉल्केनो होते हैं उनको एक्सटिंक्ट वॉल्केनो कहा जाता है। तो एक्टिव वॉल्केनो ऐसे वॉल्केनो को कहा जाता है जिनमें अभी हाल फिलहाल के दौरान वॉल्केनिक इरप्शन या वॉल्केनिक एक्टिविटी देखी गई हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे कुछ वॉल्केनिक तो इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आता है दोस्तों, वो सिंपली पूछता है कि कोई भी वॉल्केनो दे देगा और पूछेगा इसकी लोकेशन क्या है, या लिस्टिंग करवा देता है कि एक साइड में वॉल्केनो के नाम लिखेगा, दूसरे साइड में वो पूछेगा कि ये किस देश से हैं। तो कुछ एक्टिव वॉल्केनो के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे इटली के जितने वॉल्केनो हैं मोस्टली वो सारे क्या हैं, एक्टिव हैं, प्लस USA के हवाई में। मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है अगर आपको दिख रहा हो। उसके बाद अब हम आते हैं जनरली, ये जो हमारा टॉपिक है कि जैसे माउंट किलायू दोस्तों क्या है, ये पूरे वर्ल्ड का मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है जो कि USA के हवाई आइलैंड में पाया जाता है। तो किल नाम ही है इसका, किल, तो सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है, हवाई में पाया जाता है। आई विल किल यू बाय पुटिंग हवा इन एयर, तो ये एक निमोनिक चलता है, मे भी शायद आप कोई दूसरा भी याद रख सकते हो। तो माउंट किलायू जो है वो मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है। उसके बाद है मौना लोआ। तो मौना लोआ जो है ये भी हवाई आइलैंड का, ये भी एक्टिव वॉल्केनो है और मौन रूप से ये निमोनिक्स में भी आप उतना ज़्यादा आप रिलेवेंट नहीं रह गए। तो मौना लोआ क्या है, हवाई आइलैंड में है। उसके बाद है माउंट इटना। तो दोस्तों, इटना से इटली रिलेट कर सकते हैं, तो माउंट इटना इटली में है, इटली के सिसिली आइलैंड में, और एक एक्टिव वॉल्केनो है। उसके बाद जो माउंट स्ट्रोम्बली है या स्ट्रोम्बली वॉल्केनो है, ये भी इटली में है और इसको लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी कहा जाता है। और इसका कारण ये है कि इससे हमेशा जो है वो वॉल्केनिक इरप्शन होता रहता है, तो जिसके कारण क्या होता है कि मेडिटेरियन सी में हमेशा लाइट जलता रहता है, इसके आग निकलता रहता है मतलब, तो इसीलिए इट इज़ नोन एज लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी। उसके बाद है माउंट कोटोपाक्सी या कोटोपॉक्सी। तो दोस्तों, ये जो है वो साउथ अमेरिका के इक्वाडोर में है, जो हमारा एंडीज का पीक है वहाँ पे है माउंट कोटोपॉक्सी। ठीक है, और इसको याद करने का तरीका एक है, जैसे कोटो से काटो बना सकते हैं एंड इक्वल से इक्वाडोर से इक्वल बना सकते हैं।
तो इक्वल काट कर सब में बांटना है। तो कुछ इस टाइप से हम इसको याद रख सकते हैं। माउंट कोटापॉक्सी कहाँ पे है? इक्वाडोर में है। उसके बाद माउंट एरिबस कहाँ पे दोस्तों? ये जो है वो अंटार्कटिका का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है। तो माउंट एरिबस ओनली एक्टिव वॉल्केनो ऑफ अंटार्कटिका, और ये अंटार्कटिका के रोज आइलैंड पे है। उसके बाद इंडिया और साउथ एशिया का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो आपने नाम सुना होगा कि बैरन आइलैंड अंडमान सी में है। ठीक है, इट इज़ द ओनली एक्टिव वॉल्केनो ऑफ साउथ एशिया। माउंट फूजी जो है या फुजियामा जो है, ये कहाँ पे है? ये जापान के होन्शु आइलैंड का एक एक्टिव वॉल्केनो है। फूजी से भी आप गेस कर सकते हो, ऐसे नाम जो होते हैं वो जापान में होते हैं। उसके बाद दोस्तों डॉर्मेंट वॉल्केनोज क्या होते हैं? जिन वॉल्केनो में अभी हाल फिलहाल के कई सालों में वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं देखी गई है, लेकिन आने वाले समय में उनमें चूँकि उनका मैग्मा का सोर्स अभी बचा हुआ है, तो आने वाले समय में उनमें वॉल्केनिक एक्टिविटी हो सकती है। ऐसे वॉल्केनो को क्या कहा जाता है? डॉर्मेंट वॉल्केनो कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें 2-3 ही हैं, ज़्यादा नहीं है। जैसे एक है माउंट वेसुवियस। तो माउंट वेसुवियस जो है इटली के नेपल्स में है, और ये जो है एक डॉर्मेंट वॉल्केनो है। अब जो है ये एक्टिव हो गया है, तो अब एक्टिव वॉल्केनो में आ रहा है। क्योंकि जब ये क्वेश्चन आया था तब शायद नहीं था, लेकिन इधर हाल फिलहाल में इससे एक बार इरप्शन हुआ है। उसके बाद अंडमान निकोबार में एक नारकोंडम आइलैंड है, वो भी एक डॉर्मेंट वॉल्केनो है। एंड सेंट हेलेंस जो है यूएसए का, वो भी क्या है? एक डॉर्मेंट वॉल्केनो। उसके बाद एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। दोस्तों एक्सटिंक्ट वॉल्केनो एक ऐसे वॉल्केनो होते हैं जिनके मैग्मा का सोर्स ख़त्म हो गया है और अब उनसे कोई भी वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं होगी। जैसे आपने सुना होगा तंजानिया का माउंट किलिमंजारो, ये एक वॉल्केनिक माउंटेन है। ठीक है, और यहाँ का वॉल्केनो जो होता है वो एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो किलिमंजारो कहाँ पे है? तंजानिया में है, केटी करके शॉर्ट चलता है। उसके बाद एक है एकोनकागुआ। तो दोस्तों एकोनकागुआ जो है वो एंडीज में है, अर्जेंटीना कंट्री का। एंडीज का जो पार्ट अर्जेंटीना में है वहाँ पे है माउंट एकोनकागुआ, और इसको याद रख सकते हैं ए ट्रिपल ए करके। तो एकोनकागुआ एंडीज अर्जेंटीना। उसके बाद है हमारा चिम्बोराजाओ, ये कहाँ पे है? तो ये इक्वाडोर में है। उसके बाद हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन इन वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन कौन है? तो वही इक्वाडोर का माउंट कोटापॉक्सी है। ये एंडीज के पीक है बिल्कुल। ठीक है, एंड माउंट पिनाट्यूबो जो है वो फिलीपाइंस में है। उसके बाद है मॉल्टन मटेरियल फाउंड इनसाइड अर्थ। तो अर्थ के अंदर जो मॉल्टन मटेरियल होता है उसको मैग्मा कहते हैं, और यही जब अर्थ के सरफेस आ जाता है तो इसी मैग्मा को लावा कहने लगते हैं। उसके बाद है रॉक फॉर्म इनसाइड द अर्थ एज अ रिजल्ट ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा। दोस्तों मैंने आपको बताया था इग्नियस रॉक पिछली क्लास में कि जब भी मैग्मा बाहर आता है तो कभी कभी वो अर्थ के अंदर ही जो कभी लेयर होता है उसमें चला जाता है और वहीं पे ठंडा होके बड़े बड़े क्रिस्टल के फॉर्म में ग्रेनाइट में बदलता रहता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर केस में लावा बाहर आ जाता है तो बेसाल्टिक रॉक बनता है। तो जो रॉक जो है अर्थ के अंदर ही लावा के सॉलिडिफिकेशन से बनते हैं उनको प्लूटोनिक रॉक्स कहा जाता है। ये क्या होता है? अर्थ के इनसाइड में बनते हैं और इनमें स्लो कूलिंग होती है, मतलब धीरे धीरे ठंडा होते हैं, तो इसलिए इनके लार्ज क्रिस्टल बनते हैं, जैसे हमारा ग्रेनाइट है। तो प्लूटोनिक रॉक्स क्या होते हैं? वही जो अंदर बनते हैं। उसके बाद है ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें मुझसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो है वो वोल्केनिक इरप्शन जो है बाल्टिक सी में नहीं आकर होता। मतलब कि इनमें से कहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन नहीं आकर होता है। तो दोस्तों जो 4 ऑप्शन हमारे पास बाल्टिक सी है, ब्लैक सी है, कैरिबियन सी है एंड कैस्पियन सी है। इन चारों सी में से वॉल्केनिक इरप्शन जो है वो बाल्टिक सी में कभी अकर नहीं होता, क्योंकि आप देखोगे ये प्लेट के मिड में है और प्लेट के मिड में होने के कारण यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी का कोई चांस नहीं है। बाकी जो हैं वो प्लेट के बाउंड्री पे होते हैं, बाउंड्री पे या फिर ऐसे एरिया में होते हैं जो इनस्टेबल होता है। मैंने यहाँ पे रीजन लिखा है कि वॉल्केनिक इरप्शन एट प्लेट एजेज, यानी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस
बाउंड्री पे होता है, और जो बाल्टिक सी है वो किसी भी प्लेट के एज पे नहीं है, बल्कि ये जो हमारा इंडो यूरेशियन प्लेट है, जो यूरोप वाला जो प्लेट है उसके मिडिल में पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पे कोई वॉल्केनो नहीं देखी जाती। बाकी के जितने भी प्लेट आपने देखे वो किसी न किसी प्लेट के कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट पॉइंट पर हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि माउंट किलिमंजारो इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन तो अफ्रीका में तो हाईएस्ट जो है वो माउंट किलिमंजारो ही है, और वर्ल्ड का भी हमने देखा था। उसके बाद है वॉल्केनो एंड कंट्री को मैच कराने के, ज़्यादातर इसी टाइप का क्वेश्चन आता है इसमें। तो जैसे माउंट रेनियर जो वॉल्केनो है ये यूएसए में है, आप मैप देख सकते हो, यूएसए का जो नॉर्थ वेस्ट वाला पोर्शन है वहाँ पे है माउंट रेनियर, और माउंट रेनियर नेशनल पार्क भी यहीं पे है। उसके बाद एटना जो है अभी हमने देखा इटली में है, परिक्यूटाइन जो है वो मैक्सिको में है, एंड माउंट ताल जो है वो फिलिपाइंस में है। उसके बाद माउंट एल्बर्ज ये काफ़ी आता है, तो माउंट एल्बर्ज जो है ये ईरान में है, और हम इसको याद ऐसे रख सकते हैं कि बुर्ज खलीफा जो है वो बुर्ज खलीफा के साइड में, यानी जो हमारा मिडिल ईस्ट है तो ईरान में हो गया। उसके बाद है माउंट किनाबालू, तो माउंट किनाबालू जो है वो क्या है, मलेशिया में है, और इसको याद रख सकते हैं कि जो मलेशिया के बीच होते हैं वहाँ पे बहुत सारे बालू होते हैं, बालू मतलब सैंड। तो माउंट किनाबालू जो है वो कहाँ पे है, मलेशिया में है। सबनकाया जो है वो कहाँ पे है, तो सबनकाया पेरू में है। उसके बाद कोलिमा वॉल्केनो मैक्सिको में है, कोको से रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद माउंट मेरापी जो है ये तो करंट अफेयर में पिछले 2-3 साल से लगातार, आप जो मैगजीन पढ़ते हो और जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं वो देख रहे होंगे, इसमें लगातार 2-3 साल से इरप्शन हो रहा है। तो 2-3 साल से एक करंट अफेयर में बना हुआ है कि माउंट मेरापी कहाँ पे है, इंडोनेशिया में है। आप इसको याद रख सकते हो, इंडोनेशिया का स्टार्टिंग इंड से है इंडिया, और मेरापिया इंडिया। उसके बाद है काराकोटा, तो काराकोटवा जो है वो कहाँ पे है, ये भी इंडोनेशिया में है, और इसको रिलेट कर सकते हो काराकोरम से, इंडिया इंडोनेशिया। माउंट आपो जो है वो फिलीपाइंस में है। तो इससे ज़्यादा वॉल्केनिक जो होते हैं वो मैच कराने को नहीं आता है। अभी तक जितने भी वॉल्केनो दिए थे वो सारे मैंने इसमें क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। अब जो दूसरा हमारा से एक्टिविटी, अब हमारी जो दूसरे टाइप की जो फिनोमिना वो क्या है, अर्थक्वेक है। दोस्तों हमें पता है कि अर्थक्वेक क्या होता है। अर्थक्वेक एनर्जी, जब कभी भी दो प्लेट बाउंड्री जो है वो एक दूसरे के पास या दूर आती हैं, तो उनमें जो मोस्टली जब पास आती हैं यानी कन्वर्ज करती हैं, तो उनके बीच जब फ्रिक्शन होता है तो एक एनर्जी रिलीज होता है, और यही एनर्जी वेव्स के फॉर्म में अर्थ के सरफेस में ट्रेवल करती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वो अर्थक्वेक कहते हैं। तो ये जो वेव होती है, जो एनर्जी वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है, ये जो है ये कितने रूप में होती है दोस्तों, ये होती है हमारी, तो अर्थक्वेक में जो हमारा वेव से एनर्जी के फॉर्म्स में जो वेव्स निकलती हैं वो 3 टाइप की वेव्स होती हैं। एक होती है प्राइमरी वेव जिसको पी वेव्स कहते हैं, एक सेकेंडरी वेव जिसको एस वेव्स कहते हैं, और तीसरी होती है सरफेस वेव जिसको एल वेव कहते हैं। दोस्तों सरफेस वेव तो सरफेस पे होती है, बाकी दोनों जो हैं वो क्रस्ट के बॉडी में चलती हैं, तो इसलिए पी और एस वेव्स को मिला के हम लोग बॉडी वेव भी कहा जाता है। अब जो प्राइमरी वेव्स होती है वो फास्टेस्ट होती है, मतलब सबसे तेज़ गति से चलती है, और ये किसी भी माध्यम में चल सकती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो कि पी मतलब प्राइमरी तो फर्स्ट आने वाला, और उसको एस जो होता है सेकेंडरी, तो सेकेंडरी मतलब एस से सेकेंडरी, एस से स्लो, तो एस वेव्स, और एस से सॉलिड, तो एस वेव्स जो होती हैं स्लो होती हैं और सॉलिड में केवल चलती हैं। उसके बाद जो सरफेस वेव्स होती है ये क्रस्ट में सरफेस पे ट्रेवल करती है और सबसे ज़्यादा डैमेजिंग होती है। भूकंप के कारण आप जो तबाही देखते हो, घर गिरना, दीवार गिरना, क्रैक्स पड़ जाना, वो इसी के कारण होता है। उसके बाद है हमारा कि जो हमारा ये अर्थक्वेक होता है, अर्थक्वेक को दोस्तों 2 स्केल पे मापा जाता है। एक उसके मैग्नीट्यूड को मापने का यंत्र स्केल होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है सेस्मिक वेव्स, मतलब कि जो किसी चीज़ का मैग्नीट्यूड मतलब कितना एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड शायद आप फिजिक्स से कोरिलेट कर पा रहे हो कि मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो रिएक्टर स्केल में रिएक्टर जो स्केल होता है वो एक लॉगरिथमिक स्केल होता है, यानी मल्टीपल ऑफ 10 चलता है उस पर, और उसके थ्रू हम लोग क्या मापते हैं, मैग्नीट्यूड या एम्पलीट्यूड मापते हैं। ठीक है, जो अर्थक्वेक के द्वारा, अर्थक्वेक का जो वेव्स होता है उसके द्वारा। और मरकरी स्केल पे दोस्तों अर्थक्वेक की इंटेंसिटी जो है
वो मेजर की जाती है। ठीक है, इंटेंसिटी का मतलब क्या है कि शेकिंग का क्या स्ट्रेंथ है। तो ये हमें याद रखना है कि ये आता है क्वेश्चन कि मैग्नीट्यूड मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग होता है और इंटेंसिटी मापने के लिए मरकरी का प्रयोग होता है। उसके बाद है हमारा कि ड्यूरिंग अर्थक्वेक प्राइमरी सेकेंडरी एंड एल वेव्स जनरेटेड। तो प्राइमरी और सेकेंडरी वेव को बॉडी वेव कहते हैं क्योंकि ये इंटीरियर ट्रेवल करते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया। और एल वेव जो होती है वो सरफेस वेव होती है। उसके बाद है प्लेस ऑन अर्थ सरफेस विच रिकॉर्ड द सेस्मिक वेव्स फर्स्ट। तो दोस्तों जैसे किसी अर्थ के अंदर किसी भी पॉइंट पर जहाँ पे अर्थ का सेंटर जो होता है, जहाँ से अर्थ को एक इमिट होता है, उत्सर्जित होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको फोकस पॉइंट बोलते हैं अर्थ का। और उस अंदर के पॉइंट से सीधे ऊपर अर्थ के सरफेस पे मिलाने वाला जो लाइन होता है उसका जो टिप पॉइंट होता है, यानी अर्थ के सरफेस का जो पॉइंट होता है जिसके जस्ट नीचे जो है वो अर्थक्वेक आता है, उसको एपी सेंटर बोला जाता है। तो ये कह रहा है कि प्लेस ऑन अर्थ सरफेस, तो अर्थ के सरफेस को एपी सेंटर होता है और अंदर जाके क्या होता है, अर्थ के क्रस्ट में फोकस होता है जहाँ से भूकंप जो है वो एमिट होता है। उसके बाद है दोस्तों जो रिंग ऑफ फायर है वो किससे संबंधित है। तो रिंग ऑफ फायर जो है वो प्राइमरली अर्थक्वेक से, वॉल्केनिक एक्टिविटीज से, इन सब चीज़ों से संबंधित है। तो अर्थक्वेक, वॉल्केनोज एंड पैसिफिक ओशियन से संबंधित है। ये है क्या एक्चुअली जो हमारा आप अगर इस चित्र को देख रहे होंगे तो जो हमारा नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है और जो पैसिफिक प्लेट है, इन सारे के ये जो तीनों प्लेटें हैं आपस में यहाँ पे आके कन्वर्ज करती हैं। तो कन्वर्ज करती हैं और डाइवर्ज करती हैं। कुछ प्लेटें कन्वर्ज करती हैं, कुछ प्लेटें डाइवर्ज करती हैं। तो इसलिए इनके बाउंड्रीज पे ना ढेर सारे भूकंप आते हैं, बहुत सारे, यानी पूरे वर्ल्ड का देखो यहाँ पे लिखा है कि 68% अर्थक्वेक जो है इसी रिंग ऑफ फायर पे ही आता है। बाकी जो 90% वॉल्केनो यहीं पे आते हैं। ठीक है, तो ये सब जो रिंग ऑफ फायर है वो वॉल्केनिक एक्टिविटी और अर्थक्वेक के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो रिंग ऑफ फायर जो है वो इन सारे जो भूकंप या वॉल्केनिक पॉइंट को मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है। मे बी आप अगर एक गूगल करके एक इमेज देखना तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि रिंग ऑफ फायर क्या है। ठीक है, ये चारों जो वॉल्केनिक और अर्थक्वेक वाले पॉइंट्स होते हैं, सबका कलेक्शन होता है। उसके बाद ईच इंटीजर ऑन रिएक्टर स्केल, अभी आपने देखा कि जो रिएक्टर स्केल होता है वो लॉगरिथमिक स्केल होता है, तो 10 का मल्टीपल चलता है वहाँ पे। तो ईच इंटीजर ऑन रिएक्टर स्केल सोज 10 टाइम्स एम्पलीट्यूड एंड 32 टाइम्स एनर्जी रिलीज। तो ये हमें पता होना चाहिए, रिएक्टर स्केल पे एम्पलीट्यूड 10 टाइम्स दिखता है और एनर्जी रिलीज जो है 32 टाइम्स दिखता है। उसके बाद अर्थक्वेक की इंटेंसिटी किससे मेजर की जाती है। तो अभी आपने देखा था कि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी जो होती है वो मरकरी स्केल से मेजर की जाती है। लेकिन कई बार एग्जामिनर कंफ्यूज करता है आपको, तो वो ऑप्शन में मरकरी स्केल नहीं ऑप्शन में दिया है, तो उस केस में आप क्या यूज करोगे, रिएक्टर स्केल ऑप्शन टिक कर सकते हो। तो ये एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन रहता है, तो इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया कि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी मेजर की जाती है मरकरी स्केल से। लेकिन कई बार क्या होता है, दोनों स्केल इनबिल्ट किए जाते हैं या फिर ऑप्शन में मरकरी नहीं दिया है, तो उस केस में हमारा रिएक्टर स्केल हो जाएगा इसका ऑप्शन, लेकिन प्रायोरिटी हमारी मरकरी स्केल की होगी। उसके बाद दोस्तों सेस्मोमीटर क्या होता है। सेस्मो मतलब होता है अर्थक्वेक से रिलेटेड और मीटर मतलब मापने वाला। तो अर्थक्वेक वेव्स को मेजर करने के लिए सेस्मोमीटर का यूज़ किया जाता है। और क्रिस्कोग्राफ का यूज़ क्या किया जाता है, ट्री की हाइट को मेजर किया जाता है क्रिस्कोग्राफ से। उसके बाद हमारा कि जो सुनामी वर्ड होता है ये जैपनीज़ लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका मतलब होता है हार्बर वेव, यानी जो हार्बर जो हमारे किनारे होते हैं वहाँ पे आने वाले वेव्स होते हैं। सुनामी जो है 2014 दिसंबर में आया था, 26 दिसंबर 2014 को आया था। और ये एक्चुअल में कहा था जो इंडियन ओशियन में जो इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड है वहाँ पे एक अंडर सी अर्थक्वेक आया था और उसके कारण ढेर सारे पानी का विस्थापन होकर वेव्स का जनरेट हुआ था, जिसको सुनामी वेव्स कहते हैं। तो सुनामी वेव जो होता है अर्थ के पानी के अंदर आने वाले वॉल्केनो अर्थक्वेक के कारण होता है, क्योंकि पानी में जब अर्थक्वेक आता है तो पानी का विस्थापन होता है और वेव से जनरेट होता है। ठीक है, उसके बाद जापान का जो फुकुशिमा सिटी जापान का जो है उसने सुनामी भी फेस किया और न्यूक्लियर डिजास्टर भी फेस किया। सुनामी 2004 में आया था और न्यूक्लियर डिजास्टर वहाँ पे 2011 में आया था। उसके बाद है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ
इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज प्रोन टू अर्थक्वेक। ये कह रहा है कि इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट वाला क्षेत्र है वो अर्थक्वेक यानी भूकंप संभावित क्षेत्र है। उसका कारण क्या है? तो उसका कारण ऑब्वियस है, भूकंप क्यों आते हैं? प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण आते हैं। तो ड्यू टू प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी, क्योंकि इट इज़ द कन्वर्जेंस जोन ऑफ इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। दोस्तों आपको पता होगा कि जो हमारा हिमालय है वो यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के कन्वर्जेंस से बन रहा है, अभी भी डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो यही कारण है यहाँ पे अर्थक्वेक वाली चीज़ें आती हैं। उसके बाद है, दो स्टेटमेंट दिए हैं कि एक अर्थक्वेक का जो शैडो जोन होता है वो टोटली जो है वो दूसरे अर्थक्वेक के शैडो जोन से डिफरेंट होता है। तो द शैडो जोन ऑफ वन अर्थक्वेक इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम शैडो जोन ऑफ अनदर अर्थक्वेक। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि सेस्मोमीटर्स रिकॉर्ड बोथ पी एंड एस वेव्स एट एनी डिस्टेंस विद इन। जो सेस्मोमीटर्स होता है जो अर्थक्वेक वेव्स को रिकॉर्ड करता है वो दोनों पी और एस वेव्स को किसी भी डिस्टेंस पे रिकॉर्ड करता है विद इन 105 डिग्री फ्रॉम एपी सेंटर। तो आप अगर इस चित्र को देख रहे होंगे तो इसको समझ पा रहे होंगे कि ये जो ऊपर से जहाँ से सारे वेव्स निकल रहे हैं वो एपी सेंटर है। एपी सेंटर से 105 डिग्री चाहे हम राइट में जाए चाहे लेफ्ट में जाए वहाँ पे पी और एस यानी प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स दोनों दिखाई देती है। लेकिन उसके बाद 105 डिग्री के बाद जितना एंगल बचता है उसमें कोई भी एस वेव्स नहीं दिखाई देती, क्योंकि आपको पता होगा कि अर्थ का जो इंटीरियर पार्ट है ऊपर सबसे क्रस्ट होता है, नीचे मेंटल होता है और तीसरे नंबर पे कोर होता है। तो कोर जो है वो दो पार्ट में होता है, इनर कोर आउटर कोर। तो जो आउटर कोर होता है वो लिक्विड होता है, इनर कोर सॉलिड होता है। तो आउटर कोर लिक्विड होने के कारण जो एस वेव्स है आपने पढ़ा था कि वो केवल सॉलिड में चल सकती हैं, तो इसलिए कोर को कभी एस वेव्स क्रॉस ही नहीं कर सकती है। तो इसीलिए 105 के बाद जब कोर आउटर कोर स्टार होता है यानी लिक्विड वाला कोर स्टार होता है तो उसके बाद एस वेव्स जो है दिखती ही नहीं है, केवल क्या दिखता है? पी वेव दिखता है। तो वही यहाँ पे लिखा है, तो एस वेव केवल सॉलिड में चलती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है हमारे सही है, क्योंकि देखो हर जो शैडो जोन, इसमें शैडो जोन का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पे 105 डिग्री के बाद एस वेव नहीं दिख रहा है तो ये एस वेव का शैडो जोन हो गया। तो जो वेव जहाँ पे नहीं मिलती वही उसका शैडो जोन कहलाता है। तो कोई भी जब अर्थक्वेक आता है तो हर अर्थक्वेक का एपिसेंटर फोकस अलग होने के कारण उसके जो शैडो जोन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। लेकिन उससे 100 जहाँ पे भी उसका शैडो जोन होगा उसके 105 डिग्री लेफ्ट राइट में ही पी एंड एस मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जो है कॉन्टिनेंट के बारे में। दोस्तों जो इससे एक ही क्वेश्चन बेसिकली ज़्यादातर आता है कि कॉन्टिनेंट को उनके आर्डर में, मतलब कि उनके जो एरिया है उसके अनुसार अरेंज करने को। तो अगर हम एरिया वाइज देखें तो जो डिसेंडिंग आर्डर ऑफ कॉन्टिनेंट्स है यानी जो हमारा महाद्वीप हैं उनका जो डिसेंडिंग आर्डर है वो क्या है? एक तो एशिया कॉन्टिनेंट जो है वो एरिया वाइज लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है अपवर्ड। जो भी 7 कॉन्टिनेंट है उसमें एशिया कॉन्टिनेंट जो है वो सबसे एरिया वाइज जो है वो सबसे बड़ा है। इवन पूरे अर्थ का 30% जो लैंड है वो किसके पास है? एशिया कॉन्टिनेंट के पास है। तो एशिया के बाद आता है अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट आता है दूसरे नंबर पे। ठीक है, इसके पास 20% लैंड है। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका आता है तीसरे नंबर पे एरिया वाइज, साउथ अमेरिका चौथे नंबर पे आता है, अंटार्कटिका 5th नंबर पे आता है, यूरोप 6th नंबर पे और ऑस्ट्रेलिया जो है हमारा 7 नंबर पे। अब इसको याद करने का क्या ट्रिक है? एशिया तो जनरली हम लोगों को याद ही होता है कि एशिया कॉन्टिनेंट लार्जेस्ट खैर है। उसके बाद अफ्रीका में है साउथ अमेरिका, एस से साउथ, एस से सेकेंड। ये मैंने याद किया है, मे भी आप अपना कोई ट्रिक याद रख सकते हो। तो अफ्रीका का कॉन्टिनेंट जो है उस दूसरे नंबर पे है। नॉर्थ अमेरिका में यूएसए आता है, यूएसए में 3 लेटर हैं तो थर्ड पे क्या आ जाएगा? नॉर्थ अमेरिका आ जाएगा। साउथ अमेरिका जो है वो 4th नंबर पे है और अंटार्कटिका हमारा 5 पे। 1 2 3 अगर हमें पता है स्टार्टिंग के, और लास्ट तो हमें पता ही होता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। और नहीं भी पता है तो हम इसको याद रख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया। तो ट्रेलिया मतलब क्या? लास्ट में टेल की तरह साउंड कर रहा है, टेल मतलब पूंछ होता है तो पूंछ पीछे ही होती है। तो ऑस्ट्रेलिया क्या है? सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। तो 1 2 3 और लास्ट वाले आते तो बीच में हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका के तुरंत बाद साउथ अमेरिका आ जाएगा और बचा क्या फिर? अंटार्कटिका और यूरोप। तो आपको पता ही छोटा है बिल्कुल अंटार्कटिका से।
तो ये एरिया वाइज हैं, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। और इसको याद करने के जैसे 3 और 4 एक साथ हैं, इसको हम लोग नासा से भी याद रख सकते हैं, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। तो एशिया सबसे बड़ा है, फिर अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, फिर नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, फिर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, फिर अंटार्कटिका है, फिर यूरोप है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया स्मॉलेस्ट है। उसके बाद जो यूरोप कॉन्टिनेंट है वो इंटायरली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। दोस्तों नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का मतलब क्या है, इक्वेटर के नॉर्थ में। तो यूरोप कॉन्टिनेंट टोटली जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों इंपॉर्टेंट जो लैटिट्यूड्स यानी इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों जो है कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से पास होती है। उसके बाद है विच कॉन्टिनेंट्स हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंट्री। तो दोस्तों जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका में 54 देश हैं, शायद अब 55 हो गए, एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा, लेकिन अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा देश हैं, 54 देश अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। उसके बाद यूरोप में आता है, यूरोप में 51 कंट्रीज है। तो कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे ज़्यादा देश को रखता है, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट। 2 स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन है, अभी आपने देखा ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ परसेंट ऑफ अर्थ लैंड ऑफ कॉन्टिनेंट्स। ये वही है कि एशिया है, फिर अफ्रीका है, फिर नासा है, फिर अंटार्कटिका है, फिर यूरोप है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। तो ए नासा करके हम याद रख सकते हैं इसको, वही चीज़ है मे बी अब। उसके बाद है कॉन्टिनेंट हैविंग मैक्सिमम पर कैपिटा लैंड। दोस्तों पर कैपिटा लैंड का मतलब क्या होता है कि पर पर्सन लैंड की अवेलेबिलिटी कहाँ पे सबसे, किस कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा है। तो एशिया तो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, लेकिन आपको पता है एशिया में जो है मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट भी है। अब इंडिया और चाइना जैसे देश एशिया में ही रहते हैं, तो यहाँ पे पर पर्सन लैंड की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्या है, ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे स्मॉलेस्ट एरिया में है, लेकिन वहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है और पूरा कंट्री ही एक कॉन्टिनेंट है। तो इसलिए पर कैपिटा लैंड के हिसाब से अगर देखिए हम मैक्सिमम, तो कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद है कॉन्टिनेंट विथ हाईएस्ट मीन एलिवेशन। दोस्तों जो कौन सा कॉन्टिनेंट जो है सबसे ज़्यादा हाइट पे है, तो अंटार्कटिका जो है वो समुद्र लेवल से सबसे ज़्यादा हाइट पे, मतलब सी लेवल से अंटार्कटिका है, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है। उसके बाद ये एक मैप दिया था किसी एग्ज़ाम में, एक दो बार आया था, तो और सॉरी ये यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। लेकिन अब क्या है कि कई बार स्टेट पीसीएस और दूसरे एग्ज़ाम में क्या कर दिया जाता है, उसी ऑप्शन से ही क्वेश्चन बना देते हैं। तो इसीलिए हमने इस साउथ अमेरिका के मैप पे इसको दिखाने की कोशिश की। साउथ अमेरिका के मैप पे जो नंबर 1 से देख रहे हो आप, ये एंडीज है, एंडीज माउंटेन है। नंबर 2 से आप जो देख रहे हो ये ब्राज़ीलियन शील्ड है। नंबर 3 पे जो आप देख रहे हो वो गुयाना हाईलैंड है, जिसमें सूरीनाम जैसे देश हैं। और नंबर 4 पे जो आप देख रहे हो वो अमेजन नदी का बेसिन है। उसके बाद ये 4 कंट्री दे रहा है और पूछ रहा है कि कौन सा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इनके नाम एक जैसे होते हैं तो कन्फ्यूजन होता है कि कौन किस देश में है, कौन किस कॉन्टिनेंट में है। तो जो गिवान है, आपको पता होगा गिवान, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में नहीं है। तो दोस्तों गिवान जो है ये वेस्ट कोस्ट में सेंट्रल अफ्रीका, अगर हम लोग अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट के सेंटर में जाएं तो हमें गिवान कंट्री मिल जाता है। उसके बाद गुइनिया जो आइलैंड, गुइनिया जो है ये क्या है, ये भी अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट में। आपको याद होगा मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जो प्राइम मेरिडियन है और जो इक्वेटर है एक दूसरे को कहाँ पे काटते हैं, तो गल्फ ऑफ गुइनिया में काटते हैं। गुइनिया एक कंट्री दिखाई थी मैंने मैप में। तो जो गुइनिया है वो कहाँ पे है, ये अफ्रीका में ये भी है। उसके बाद है गुइनिया बिसाऊ। तो गुइनिया बिसाऊ, इनमें इन दोनों के देखो नाम सेम ही है, तो ये भी कहाँ पे हमारा वेस्ट अफ्रीका का ही देश है, ये भी अफ्रीका का। लेकिन जो इसको गयाना है, गुयाना जो है वो कहाँ पे है दोस्तों, गुयाना जो है गुयाना हाईलैंड साउथ अमेरिका में है, ठीक है। तो इट इज़ नॉट लोकेटेड इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट। इसको याद करने का एक निमोनिक्स है कि गाई आना अमेरिका चलता है। आना अमेरिका जो है वो बोथ साउंड सिमिलर, तो इससे हम इसको रिलेट कर सकते हैं। बाकी तो हम अपना ट्रिक देख सकते हैं। तो गुयाना जो है वो कहाँ पे है, अफ्रीका, गुयाना हाईलैंड अफ्रीका, अमेरिका में, साउथ अमेरिका में।
उसके बाद जियोग्राफिकल फीचर्स दिया है और रीजन दिया है। जैसे एटलस माउंटेन कहाँ है दोस्तों, आपने देखा होगा एटलस माउंटेन नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में है। उसके बाद अबिसिनिया प्लेटू जो है ये कहाँ है, ये यूथोपिया में पड़ता है, ईस्ट अफ्रीका के यूथोपिया देश जो है वहाँ पे पड़ता है, उसमें पड़ता है। उसके बाद गुआना हाईलैंड अभी आपने देखा कहाँ पे है, नॉर्थ ऑफ साउथ अमेरिका में है, जिसमें सूरीनाम एंड गुआना जैसे देश हैं। अभी ये जो आप देश गुआना कंट्री देखे हैं जो कि साउथ अमेरिका में है, ये कहाँ पे गुआना हाईलैंड में ही है, सॉरी गुआना हाईलैंड पे ही है। उसके बाद है ओकावांगो बेसिन कहाँ पे है दोस्तों, तो ये साउथ वेस्ट अफ्रीका में है ओकावांगो बेसिन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल फीचर थे और उन कहाँ पे हैं वो दिया था। उसके बाद कॉन्टिनेंट्स हैविंग हाईएस्ट परसेंट ऑफ प्लेन्स, दोस्तों 7 कॉन्टिनेंट में कौन सा कॉन्टिनेंट ऐसा है जिसका जो क्षेत्रफल है, मतलब उसको जितना भी टोटल एरिया मिला है उसमें प्लेन जो है वो सर्वाधिक है, मतलब माउंटेन, नदी, रिवर, बाकी जो जियोग्राफिकल फीचर होते हैं उन सब में देखें तो प्लेन सबसे ज़्यादा है। तो यूरोप कॉन्टिनेंट में परसेंटेज वाइज देखें तो प्लेन्स जो है वो हाईएस्ट है। उसके बाद इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है कि कुछ लैंडफॉर्म दिए हैं और कॉन्टिनेंट दिए हैं। जैसे एकोनकागुआ जो है वो कहाँ पे है, तो दोस्तों ये अभी हमने देखा था साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना पे एंडीज माउंटेन पे है, ए करके अगर आपको, तो एकोनकागुआ कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में है। मेसेटा कहाँ पे है दोस्तों, मेसेटा जो है वो जो हमारा आइबेरियन पेनिनसुला है स्पेन में, वहाँ पे है, तो यूरोप में है ये। तो मेसेटा कहाँ पे है, यूरोप में आइबेरियन पेनिनसुला पे है। उसके बाद सेरेनगेटी प्लेन्स कहाँ पे है दोस्तों, तो सेरेनगेटी प्लेन जो है अफ्रीका के तंजानिया में है। और गिब्सन डेजर्ट जो है ये आप डेजर्ट वाले चैप्टर में भी पढ़ोगे, ये कहाँ पे है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। तो यहाँ पे ये हमारा जो है ये क्या ख़त्म हुआ, कौन सा टॉपिक ख़त्म हुआ है, ये हमारा जो अभी टॉपिक ख़त्म हुआ है वो किससे, जो भी डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे कॉन्टिनेंट हैं उनसे रिलेटेड जो इतने भी क्वेश्चन थे वो दिए थे। अब हमारा जो टॉपिक बचता है वो वर्ल्ड माउंटेन रेंजेस है, मेनली प्राइमरली इसके, और उसके बाद क्या है, हवेली है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, बाकी तो फिर हमें और नोट्स इसका बनाना पड़ेगा क्योंकि बाकी दूसरा हिस्ट्री का लिखा हुआ है इसमें। तो वर्ल्ड माउंटेन रेंज जो है इसको हम क्या करेंगे अगली क्लास में देखेंगे। आज मेरे पास कम टाइम है। अब आगे जो वीडियो आएंगी वो फिर पहले वीडियो की तरह जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे के आसपास आएंगे, तो काफ़ी जल्दी जो है हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं दोस्तों। कई लोगों को क्लास से फ़ायदा हो रहा है, कई लोग अपना नोट्स भी बना रहे होंगे और कई लोग बार बार इसी को सुनते रहते हैं। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे तो भी कोई ज़रूरी नहीं है, वीडियो हमेशा रहने वाला है, आप सेव कर सकते हो, आप बार बार रिवाइज कर सकते हो, सुन सकते हो। कई बार सुनने से चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। बाकी आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि आपको अगर चीज़ें पसंद आ रही है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और मैं भी और नई चीज़ें आपके लिए लेकर आता हूँ। तो आज की क्लास बस यहीं तक है, धन्यवाद।